तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश वन रक्षक एवं जेल विभाग का एग्जाम। आपको पता है चल रहा है। आज 26 मई फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस हम आपके लिए लेकर के आ गए हैं। सबसे ज़्यादा प्रश्न, सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक प्रश्न हम आपके लिए लेकर के आए हैं। लगभग 40 से 45 प्रश्न हमको यहाँ पर जीके जीएस साइंस के मिल चुके हैं। हर एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। आज के जो प्रश्न भेजे हैं वो भंवर लाल पवार जी ने भेजे हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और इन्हीं का एग्जाम 4:30 बजे वाली शिफ्ट में भी है। तो ये बहुत सारे प्रश्न हमको 4:30 बजे भी भेजने वाले हैं। तो लगातार आप हमारे साथ में जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। अगर आपका आगे किसी भी शिफ्ट में एग्जाम है तो आप अपने प्रश्नों को 7052547003 इस नंबर पर जरूर से जरूर सेंड कीजिएगा अपने नाम के साथ में। चलिए शुरुआत करते हैं। एक एक प्रश्न के बारे में डिटेल में आपको जानकारी देंगे, क्योंकि कल वाले बहुत से प्रश्न आज यहाँ पर रिपीट हुए। ठीक है, जो कल हमने एग्जाम एनालिसिस कराया था वो आज यहाँ पर 2-3 प्रश्न रिपीट हुए हैं। कौन कौन से प्रश्न हैं उनके बारे में भी आपको हम बताने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जीके जीएस और साइंस से हम यहाँ पर शुरुआत करने वाले हैं। फिर आपका हिंदी में बताएंगे क्या आया है, फिर मैथ में बताएंगे क्या आया है, फिर इंग्लिश में क्या आया है, ये भी हम आपको बताने वाले हैं। लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि आज की शिफ्ट के टॉप 5 स्कोरर क्या रहे हैं, टॉप 5 स्कोर हमें क्या मिले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। भारत में रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? रेलवे का जनक कौन है? तो लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है। कुछ जानकारी आपको देते हैं इस प्रश्न के बारे में, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो आगे आपके एग्जाम में आने वाले हैं। देखिए, तो देखिए, लॉर्ड डलहौजी के प्रयासों के बाद देश में पहली ट्रेन आज से 170 साल पहले यानी कि 16 अप्रैल 1853 में देश की पहली ट्रेन जो है शुरू की गई थी। कहाँ से कहाँ के बीच शुरू की गई थी ये प्रश्न भी बनता है। तो तत्कालीन बंबई के बोरी बंदर से ठाणे के बीच में जो है ये पहली ट्रेन चली थी। ये ट्रेन दोपहर में 3:35 पर मुंबई से निकली थी और 4:45 पर जो है ये ट्रेन जो है ठाणे पर पहुंची थी। ठीक है, चलिए, भारत में रेलवे का श्रेय किसे दिया जाता है? तो लॉर्ड डलहौजी को रेलवे का जो है श्रेय दिया जाता है। भारत में रेलवे चलाने का श्रेय जो है वो लॉर्ड डलहौजी को दिया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, स्पाइडरमैन, आयरन मैन और हल्क जैसे काल्पनिक पात्रों को किसने बनाया था? सही आंसर इसका स्टैन ली। स्टैन ली का ये प्रश्न क्यों आया है? क्योंकि इनकी मृत्यु हो चुकी है अभी हाल ही में, इस वजह से स्टैन ली का ये प्रश्न पूछा गया है कि किसने बनाया था स्पाइडरमैन और आयरन मैन को? तो स्टैन ली ने बनाया था। चलिए, इस प्रश्न के बारे में कुछ डिटेल में आपको जानकारी देते हैं। देखिए, स्पाइडरमैन एक कॉमिक बुक है जो मूल एवरीमैन सुपर हीरो जो है, इसमें जो सुपर हीरो था वो एवरीमैन था। इसके लेखक कौन है? तो स्टैन ली जो है वो इसके लेखक हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं। आयरन मैन भी पूछा गया, तो आयरन मैन देख लीजिए। आयरन मैन जो है मार्वल कॉमिक का सुपर हीरो है। चरित्र लेखक और संपादक स्टैन ली द्वारा बनाया गया था और इसकी स्क्रिप्ट लॉरी लिबरियस द्वारा लिखी विकसित की गई थी और डिजाइनर कलाकार डॉन हेक और जैक किर्बी द्वारा जो इसको बनाया गया था। तो आपको बस इतना याद रखना कि जो आपके स्टैन ली हैं इन्होंने इन पात्रों को बनाया था और ये काफ़ी कठिन प्रश्न जो है पूछा गया था। बहुत से लोग जो इस प्रश्न को गलत करके आज आए हुए हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए। स्टेनलेस स्टील किससे बना होता है? किसका मिश्रण होता है स्टेनलेस स्टील? सही आंसर है लोहा, निकिल और क्रोमियम से मिलकर के स्टेनलेस स्टील बना होता है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में हम आपको सारे नंबर बताने वाले हैं और बहुत सारे प्रश्न हैं, तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। देखिए, स्टेनलेस स्टील जिसे आइनॉक्स स्टील या फिर आइनॉक्स के रूप में जाना जाता है, याद रखना इसका दूसरा नाम आइनॉक्स स्टील भी है। ठीक है ना, के रूप में जाना जाता है। लोहा, निकिल और न्यूनतम 10.5% क्रोमियम का स्टील मिश्र धातु, यानी कि लोहा, निकिल और 10.5% क्रोमियम इसमें मिला होता है। इन तीनों से मिलकर के स्टेनलेस स्टील जो है आपका बनता है। ठीक है, चलिए, वन इंडियन गर्ल किसकी पुस्तक है? सही आंसर है चेतन भगत का जो है उपन्यास है वन इंडियन गर्ल। अब चेतन भगत के अन्य उपन्यास देख लीजिए, क्योंकि ये उपन्यास अभी शुरू में पूछे जा रहे हैं। तो ये आपके 20 जून तक एग्जाम चलने वाला है। यहाँ पर प्रश्न यहाँ से बनेंगे। तो 7 प्रमुख उपन्यास है जिन पर मूवी भी बन चुकी है, इसलिए इनके उपन्यास बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। देखिए, तो 5 पॉइंट समवन 2004 में बनाया था। वन नाइट एट द रेट द कॉल सेंटर 2005 में बनाया था। 3 मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, इस पर जो है आपकी मूवी बनाई गई है 2008 में बनाया था। 2 स्टेट्स, इस पर भी मूवी बनी है 2009 में बनाया था। रिवोल्यूशन 2020 2011 में बनाया था। हाफ गर्लफ्रेंड, इस पर भी मूवी बनी है 2014 में इन्होंने लिखा था। वन इंडियन गर्ल 2016 में इन्होंने लिखा था और यही प्रश्न आज आपका पूछा गया। ठीक है, 2 नॉन फिक्शन टाइटल व्हाट यंग इंडिया, ये भी इनका लिखा हुआ है। ठीक है, और मेकिंग इंडिया ऑसम, ये दोनों जो है ना, पिछली बार जो आपके पटवारी में, इस बार जो पटवारी का एग्जाम हुआ है उसमें ये 3-3 4-4 बार ये दोनों पूछे गए हैं। तो इसको आप अच्छे से चाहे तो नोट कर लीजिए, ये आगे एग्जाम में आपके आने वाला है। ठीक है ना, चलिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना और सब्सक्राइब जरूर कर लेना भाई, क्योंकि सबसे अच्छा एग्जाम एनालिसिस और सबसे ज़्यादा प्रश्न आपको यहीं पर मिलने वाले हैं। हर शिफ्ट के 20 जून तक लगातार एग्जाम एनालिसिस हम कराने वाले हैं। T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना गया है? ये प्रश्न आपका एमपी पटवारी में पूछा था, यहाँ पर रिपीट हुआ है। सही आंसर है सूर्य कुमार यादव को T20 प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 के लिए चुना गया है। भारत के सूर्य कुमार यादव को T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है।
तो रेणुका सिंह को इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द ईयर बनी है। याद रखना, क्योंकि ये दोनों भारत के खिलाड़ी हैं, तो पूछा जा सकता है रेणुका सिंह किस खेल से संबंधित हैं, तो क्रिकेट से संबंधित हैं रेणुका सिंह। आईसीसी की पुरुष और महिला टी20 टीम में भारत के 3 खिलाड़ियों को जो है जगह मिली है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? सही आंसर है अमिताभ घोष को जो है 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, ठीक है। सेकंड शिफ्ट का एग्जाम एनालिसिस भी बहुत अच्छा मिलने वाला है, क्योंकि हमारे एक मित्र ही जो है एग्जाम देने गए हुए हैं। चलिए कुछ जानकारी देखिए। तो अंग्रेजी के जाने माने लेखक और उपन्यासकार अमिताभ घोष को वर्ष 2018 के ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। चयन समिति ने 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार अमिताभ घोष को देने की घोषणा की थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार का करंट अफेयर से प्रश्न बन सकता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार आपको, सरस्वती पुरस्कार, ये सब आपको पढ़ करके जाना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम प्रस्तावना का उल्लेख किस संविधान में किया गया है? सही आंसर है अमेरिकी संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना का उल्लेख किया गया था। कुछ जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए, तो भारतीय संविधान की उद्देशिका, जिसे हम प्रियम्बल कहते हैं, भारत की संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाई गई थी। यह प्रश्न आपके पटवारी में सीधे पूछा गया कि कब जो है अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। पूर्ण रूप से कब लागू हुई थी? तो 26 जनवरी 1950 को, जब भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू हो गया था। प्रस्तावना से तात्पर्य संविधान के सार या सारयुक्त संविधान से, यानी कि आपका पूरा सार जो है, जो आपका संविधान का है, वो प्रस्तावना में दिया गया है। भारतीय प्रस्तावना को सबसे पहले अमेरिकी संविधान में पेश किया गया था, तो अमेरिका संविधान इसका जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाने वाला है। अनुच्छेद 338 से कूट से संबंधित प्रश्न दिए थे, यानी पहला दूसरा सही है, दूसरा तीसरा सही है। तो एग्जैक्ट प्रश्न तो नहीं पता है, लेकिन अनुच्छेद 338 के बारे में सारी जानकारी आपको हम दे दे रहे हैं। देखिए, तो संविधान के अनुच्छेद 338 के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना संविधान एवं या अन्य कानूनों के तहत अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए जो है आपके प्रदान किए गए सभी, मतलब कुल मिलाकर के आर्टिकल 338 में अनुसूचित जातियों यानी एससी एसटी के बारे में संपूर्ण जानकारी दी गई है। उनको कौन कौन सा अनुच्छेद, उनको कौन कौन सा जो है अधिकार दिए गए हैं, उनको कौन कौन सी जो है इनके लिए आपके राष्ट्रीय आयोग की स्थापना कैसे की जाती है, ये सब आपके आर्टिकल 338 में दिए गए हैं, ठीक है। उनकी सुरक्षा कैसे की जाएगी, उनके उद्देश्य क्या है, ये 338 में दिए गए हैं। तो यही आपका ऑप्शन बना करके दिया गया था, कूट बना करके पूछा गया था, तो यहाँ से आपका ये क्लियर हो जाएगा। अगला देखिए, मरुस्थल विकास कार्यक्रम या फिर मरु विकास कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? तो 1977-78 में मरु विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था। देखिए कुछ जानकारी, तो मरु विकास कार्यक्रम 1977-78 में शुरू किया गया था। मरु विकास कार्यक्रम को मरुस्थल विकास कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। यह केंद्र सरकार के द्वारा राष्ट्रीय कृषि आयोग की सिफारिशों के तहत लागू किया गया था। याद रखना आयोग कौन सा था? तो राष्ट्रीय कृषि आयोग जो है, इसकी सिफारिश पर जो है मरु विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था, ठीक है। बेसिकली ये जो है आपका राजस्थान के लिए ही शुरू किया गया था। ट्रेडर्स एथोनॉम किसके अध्यक्ष हैं? तो डब्ल्यूएचओ के ट्रेडर्स एथोनॉम जो है डब्ल्यूएचओ के पुनः अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। करंट अफेयर का यह प्रश्न है, क्योंकि ये दोबारा अध्यक्ष बने हैं डब्ल्यूएचओ के, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के, इसलिए जो है ये प्रश्न आपका एग्जाम में पूछ लिया, ठीक है। चलिए तो देखते हैं डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय कहाँ पर है, ये देख लीजिए। तो डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में स्थित है, ठीक है। इथोपिया के डॉक्टर टेड्रोस एडोनॉम को विश्व स्वास्थ्य संगठन के नए महानिदेशक के रूप में जो है पुनः इनको निर्वाचित किया गया है। कहाँ के हैं? तो याद रखना ये इथोपिया के निवासी, ये पूछा जाएगा। मुख्यालय कहाँ पर है? तो जिनेवा में जो है डब्ल्यूएचओ का मुख्यालय। फुल फॉर्म इसका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है, विश्व स्वास्थ्य संगठन होता है, ठीक है। एक और प्रश्न यहाँ पर पूछा गया था, डब्ल्यूटीओ की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कल ही ये प्रश्न हमने आपको कराया था, इसीलिए हम आपसे कहते हैं पूरा एग्जाम एनालिसिस देखिए और हर एक एग्जाम एनालिसिस देखिए। आज प्रश्न पूछ लिया, कल हमने इस प्रश्न के बारे में पूरी डिटेल में आपको जानकारी दी थी, ठीक है ना। डब्ल्यूटीओ से संबंधित प्रश्न पूछा गया था कि कब स्थापना की गई थी, लेकिन हमने आपको बताया था कि इसकी वर्तमान अध्यक्ष कौन है, कब कहाँ पर स्थापना की गई, और देखिए वर्तमान अध्यक्ष ही पूछ लिया आज की शिफ्ट में। तो नागोजी ओंकोजो इवेला जो है ये डब्ल्यूटीओ की वर्तमान अध्यक्ष हैं, ठीक है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन डब्ल्यूटीओ का फुल फॉर्म होता है। तो देखिए नागोजी ओंकोजो इवेला डब्ल्यूटीओ के वर्तमान महानिदेशक के पद पर जो है चयनित हुई हैं, ठीक है। पहली महिला है ये और पहली अफ्रीकी है, ये भी आपको याद रखना है। नाइजीरिया की ये रहने वाली है। आगे आपसे पूछा जाएगा कि कहाँ की निवासी है, तो नाइजीरिया की निवासी हैं नागोजी ओंकोजो इवेला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों ने कल का अगर एग्जाम ऐसे देखा होगा और उनका आज एग्जाम होगा तो 1 नंबर तो उनका यहाँ से पक्का हो गया। ग्वालियर का बाग जो है वो किससे संबंधित है? सही आंसर है कि ग्वालियर का बाग किसने बनवाया था? तो माधवराव शिंदे ने जो है ग्वालियर के बाग का निर्माण किया था। काफी डीप प्रश्न यहाँ से एमपी का पूछा गया है। तो देखिए इस बाग का निर्माण तत्कालीन मराठा शासक माधवराव शिंदे ने कराया था। उद्यान का उद्घाटन वेल्स के राजकुमार के द्वारा 1922 में उनकी भारत यात्रा के दौरान किया गया था। फूलबाग के परिसर में ग्वालियर का जूस संग्रहालय और पूजा के स्थान जैसे गुरुद्वारा, मंदिर और मस्जिद जो है यहाँ पर स्थित है। तो फूलबाग में ही जो है ये आपका बाग स्थित है, जिसका जो उद्घाटन 1922 में किया गया था, ठीक है ना। तो ये प्रश्न आपके एग्जाम में काफ़ी डीप प्रश्न पूछा गया था। मेरे भाई अगर मेहनत हमारी पसंद आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लग रही है, हमारी मेहनत पसंद आ रही है या फिर नहीं। देखिए सितंबर 2022 में पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ पर आयोजित की गई? करंट अफेयर का प्रश्न है। सही आंसर है गुजरात में जो है पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी। कुछ जानकारी देखिए।
तो गुजरात के एकता नगर में आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन को प्रधानमंत्री वर्चुअल माध्यम से संबोधित किया। सम्मेलन में वन्यजीव संरक्षण पर विशेष जोर देने के साथ ही वन क्षेत्र को बढ़ाने पर जो है ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ठीक है, 23 और 24 सितंबर को आयोजित होने वाले इस 2 दिवसीय सम्मेलन के 6 सत्र हुए थे। 2022 में जो है ये सम्मेलन एकता नगर गुजरात में आयोजित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, किस राज्य में हाल ही में अंबेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया है? सही आंसर है तमिलनाडु ने हाल ही में अंबेडकर जयंती को समानता दिवस के रूप में मनाने का फैसला यहां पर लिया है। देखिए, तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने विधानसभा में घोषणा की कि 14 अप्रैल को डॉक्टर अंबेडकर की जयंती इस साल से समानता दिवस के रूप में मनाई जाएगी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने यह घोषणा की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, करंट अफेयर से काफ़ी अच्छे खासे प्रश्न आ रहे हैं 2022 की करंट अफेयर से। तो कल या फिर परसों हम जो है 2022 की करंट अफेयर के लिए आपकी मंथ वाइज 2-3 वीडियो बना देंगे, जिससे कि आपको ज़्यादा फायदा होगा, क्योंकि करंट अफेयर के 6 से 7 प्रश्न आपके करंट अफेयर के पूछे जा रहे हैं। एक बहुत बड़ा मार्जिन होता है, 20 में से 6 से 7 प्रश्न आपके अगर करंट अफेयर के ही पूछे जा रहे हैं तो। ठीक है ना, तो करंट अफेयर की वीडियो हम बहुत जल्द लेकर के आने वाले हैं। जैसा हमने पटवारी में बनाया था करंट अफेयर, वही करंट अफेयर की वीडियो आपके लिए हम इसमें भी बनाने वाले हैं। देखिए, आंध्र प्रदेश का पहनावा पूछा गया था। तो आंध्र प्रदेश का जो पहनावा है वो आपका धोती कुर्ता जो है वो आंध्र प्रदेश का पहनावा होता है। देखिए, तो आंध्र प्रदेश का पारंपरिक वस्त्र देश के अन्य दक्षिण राज्यों से बहुत अलग नहीं है। आंध्र प्रदेश में पुरुष आमतौर पर धोती और कुर्ता पहनते हैं। एक धोती या धोती का कपड़ा एक बड़ा टुकड़ा है जो कमर के चारों ओर लपेटा जाता है और पैरों के बीच से टकरा जाता है। जो आपकी धोती होती है, धोती की लंबाई किसी की वरीयता के अनुसार होती है, मतलब कि धोती कोई ऐसी वरीयता नहीं है, लेकिन धोती और कुर्ता मुख्य रूप से आपके जो है यहाँ पर पहना जाता है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, अगला प्रश्न, पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा हुआ है? तो 71% भाग जो है 71% भाग जो है वो जल से घिरा हुआ है। देखिए, तो पृथ्वी का 71% हिस्सा पानी से ढका हुआ है, 1.6% पानी जमीन के नीचे है और 0.01% वाष्प और बादलों के रूप में है। पृथ्वी की सतह पर जो पानी है उसमें से 97% पानी सागरों और महासागरों में है, जो नमकीन है और पीने योग्य नहीं है। यानी कि अपने पास में सिर्फ और सिर्फ 3% पानी जो है वो केवल पीने योग्य है, 97% पानी पीने योग्य नहीं है, क्योंकि वो नमकीन पानी सागरों और समुद्रों में पाया जाता है। इनमें से कौन सा नृत्य आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित है? ऑप्शन में कुचिपुड़ी दिया हुआ था। कल हमने आपको कुचिपुड़ी के बारे में पूरी जानकारी दी थी। आज देखिए प्रश्न रिपीट हो गया है। ठीक है ना, तो इसीलिए आप जब पूरा एग्जाम एनालिसिस देखा कीजिए, हो सकता है 3 से 4 प्रश्न यहाँ से आ जाए। 20 में से अगर 3 से 4 प्रश्न आपके एग्जाम एनालिसिस से ही फंस जा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बहुत ज़्यादा फायदा आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के कुछ अन्य लोक नृत्य देख लेते हैं, क्योंकि आगे पूछा जाएगा। आंध्र प्रदेश के लोक नृत्यों में विभिन्न रूप से शैलियां हैं। कौन कौन सी शैलियां हैं? आंध्र प्रदेश अपनी लोक संस्कृति से समृद्ध माना जाता है। इसकी लोक संस्कृति में विभिन्न लोक नृत्य शामिल है, जैसे कि गोबी नृत्य, बाथकम्मा नृत्य, धमाल नृत्य, मथुरी नृत्य, डंडारिया नृत्य, वीरा नाट्यम, बुट्टा और बोम्बलू। ये सारे नृत्य आपको याद रखने, क्योंकि ये आगे आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक प्रश्न न्यूमेरिकल से आया हुआ था कि एक न्यूमेरिकल था 3 मीटर पर सेकंड से एक गेंद को फेंका जाता है, उसकी ऊंचाई बताइए। ऐसा कुछ प्रश्न जो है आपका न्यूमेरिकल यहाँ पर पूछा गया था। ठीक है ना, देखिए कुछ देर बाद आप देखेंगे कि यही सारे प्रश्न आपको अन्य चैनलों पर भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, क्योंकि वो यहाँ से कॉपी करके उसको पेस्ट कर देंगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबसे अच्छा एनालिसिस आपको यहीं पर देखने को मिलने वाला है। नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2020 में चालू की गई एक योजना पूछी गई थी। अब वो ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि कौन सी योजना थी। बाकी 2020 में कौन कौन सी योजना शुरू की गई हैं वो हम आपको यहाँ पर बता दे रहे हैं। देखिए, तो समर्थ योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 2.0 योजना, रेहड़ी पटरी स्वनिधि योजना और स्टैंड अप इंडिया योजना। ये सारी ऐसी योजना है जो 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू की गई हैं। इनमें से ही कोई एक योजना आपके एग्जाम में पूछी गई थी। अगर आप कोई एग्जाम देकर के आए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं सीधे हिंदी की ओर चलते हैं और देखते हैं हिंदी में क्या क्या पूछा गया है। तो देखिए, शंकर का तद्भव पूछा गया था कि शंकर शब्द का जो है वो तद्भव क्या होता है, ये पूछा गया था। 2 प्रश्न आपके अलंकार से आए थे, एक प्रश्न आपका मुहावरे से पूछा गया था। ठीक है, द्विगु समाज से संबंधित एक प्रश्न था, द्विगु समाज से। ठीक है, तो द्विगु समाज से संबंधित एक प्रश्न। अगर आप हिंदी की बात करें तो हिंदी जो है आपकी अच्छे लेवल की आ रही है, ठीक ठाक, यानी कि 20 नंबर में से आप आराम से 18 से या 17-18 नंबर तो आप आराम से प्राप्त कर सकते हैं, अगर थोड़ा बहुत भी आपने तैयारी कर रखी है। ठीक है, चलिए सिंपल जो आपकी हिंदी आ रही है। अलंकार से 1 से 2 प्रश्न था, रस से 1 प्रश्न था और एक प्रश्न आपका संधि से भी आज देखा गया है और 2 प्रश्न आपके शब्द भेद से देखे गए हैं। शब्द भेद कल भी पूछा गया था और आज भी शब्द भेद पूछा गया है। ठीक है, चलिए कारक समास वगैरह जो होते हैं, कारक और विभक्ति वगैरह जो है ये आपके आज पूछे गए हैं। बात इंग्लिश की करते हैं तो इंग्लिश में जो है आपका सबसे ज़्यादा जो मेन टॉपिक है, जो सबसे ज़्यादा चर्चा में ट्रेंडिंग में है, वो है आपका PQRS। 7 से 8 प्रश्न आपके PQRS से पूछे जा रहे हैं। PQRS के ऊपर हमने 3 वीडियो बनाई है, सर्च करना PQRS बाई सक्सेस जंक्शन, तो वो वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। ट्रिक के द्वारा हमने सॉल्व करा है, वो अगर आप देख करके जाते हैं तो आप आसानी से ये 7 से 8 में से कम
6 प्रश्न आराम से सॉल्व कर लेंगे और 7वां 8वां प्रश्न जो होगा थोड़ा बहुत दिमाग लगा लेंगे तो वो भी सॉल्व कर लेंगे। इस वीडियो को अंत तक देखना, तो लास्ट में जो है आपको इसी स्क्रीन पर इस जगह पर उस वीडियो की लिंक देखने को मिल जाएगी, तो यहाँ पर आप क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए बाकी एंटोसिनो 2 प्रश्न एंटोनिम सिनोनिम से पूछे गए थे। पैसिव वॉइस से 3 प्रश्न पूछे गए थे। देखिए पैसिव वॉइस का यहाँ पर थोड़ा सा यहाँ पर बढ़ा दिया है मार्जिन, ठीक है ना। पैसिव वॉइस से 3 प्रश्न हैं और नरेशन से भी 3 प्रश्न पूछे गए हैं, तो वही पटवारी वाला पैटर्न फिर से लौट करके आ रहा है। 3 प्रश्न आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट से, 3 प्रश्न आपके एक्टिव पैसिव से और 7 से 8 प्रश्न आपके पीक्यूआरएस से। यही पैटर्न आपका वहां पर चल था पटवारी में। ठीक है, बाकी एंटोसिनो से 2 प्रश्न थे। एक प्रश्न आपका मिस स्पेलिंग मतलब कि गलत मीनिंग से था, 2 प्रश्न आपके एरर से पूछे गए थे और एक आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से पूछा गया था। तो 3 वीडियो हमने बनाई हैं। पीक्यूआरएस सर्च कर लेना, पीक्यूआरएस मिल जाएगी। ठीक है, इसके अलावा आप नरेशन सर्च कर लेना, नरेशन बाई सक्सेस जंक्शन वो मिल जाएगी और एक्टिव पैसिव बाई सक्सेस जंक्शन सर्च कर लेना। ये तीनों वीडियो ट्रिक के द्वारा 10-10 मिनट की वीडियो हमने सॉल्व कराई हैं। आप देख करके आराम से जो है इंग्लिश में अच्छे खासे नंबर प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रश्न है वो आपको इन्हीं 3 टॉपिक से देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, चलिए अब चलते हैं, बात करते हैं मैथ की ओर। तो मैथ में अगर बात करें तो सिंप्लीफिकेशन से 3 प्रश्न आपके मैथ में देखने को मिले हैं। ठीक है, काफ़ी अच्छी लेवल का मैथ था, यानी कि सिंपल था, ज़्यादा कठिन नहीं था। ठीक है, खोखला बेलन बाहरी और आंतरिक त्रिज्या देकर के आयतन उसका पूछा गया था। खोखले बेलन से संबंधित एक प्रश्न आपका पूछा गया था। ठीक है, बोट एंड स्टीम से एक प्रश्न आपका पूछा गया था। वर्ग की भुजा की लंबाई देकर के उसका क्षेत्रफल पूछा था, यानी कि वर्ग की भुजा की लंबाई दे दी थी और उसका एरिया पूछा गया था। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस से 2 प्रश्न पूछे गए थे। टाइम एंड वर्क से भी आपका एक प्रश्न देखने को मिला था। परसेंटेज से आपके 2 प्रश्न देखने को मिले हैं, परसेंटेज थे, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मिक्सचर एंड एलिगेशन से एक प्रश्न मिक्सचर का देखने को मिला है। 2 प्रश्न आपके एलजेब्रा से मिले हैं जो कि द्विघात समीकरण से थे, उनमें मूल पूछा गया था, तो मूल आप आसानी से बता सकते थे। ये आपका जो है मैथ में आज के प्रश्न कुछ इस तरह के पूछे गए थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ अन्य देखते हैं। टॉप 5 स्कोरर की बात करते हैं। टॉप 5 स्कोरर हमें कौन कौन से मिले हैं, तो देखिए 72 नंबर मिला है, 67 नंबर मिला है, 65 मिला है, 64 मिला है और 62 मिला है। ये टॉप 5 स्कोरर आज हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। आपके कितने अंक आए हैं, अगर आप एग्जाम देकर के आए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपके कितने नंबर आए हैं। ठीक है, बाकी हम आपको बताते हैं हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आपको ज्वाइन कर लेना है। सक्सेस जंक्शन के नाम से सर्च करके ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आपको इसकी PDF कल मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद सक्सेस जंक्शन लाइव चैनल है, इसको जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी किताबें फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी, जैसे कि आपकी क्लास नोट्स हो गया आपका वो यादव सर का। ठीक है, और मैम की जो बुक होगी इंग्लिश की वो आपको यहाँ पर फ्री मिल जाएगी। ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला बुक जो है वो आपको यहाँ पर फ्री में मिल जाएगी। ठीक है, और भी बहुत सारी किताबें हैं जो आपको यहाँ पर फ्री में PDF के रूप में आपको मिल सकती है, तो यहाँ से आप जो है डाउनलोड करके अपनी तैयारी को और अच्छी मजबूती आप यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है, तो भाई इतना हमने आपके लिए कर दिया भाई, अब बोलना नहीं चाहिए वैसे। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि लगातार एग्जाम एनालिसिस सबसे पहले सबसे अच्छा आपके पास में पहुंच सके। थोड़ा सा लेट भले ही होगा एग्जाम एनालिसिस, लेकिन ऑथेंटिक प्रश्न ही हम आपके लिए लेकर के आएंगे। ठीक है, सेकंड शिफ्ट में हमारे मित्र पेपर देने गए, वहाँ से काफ़ी सारे प्रश्न मिल जाएंगे। और जो आपकी थर्ड शिफ्ट है 4:30 बजे वाली, उसमें तो आज इनका ही पेपर है जिन्होंने ये प्रश्न भेजे हैं, तो 4:30 से 6:30 के बीच में आपको 7-7:30 के लगभग जो है आपका थर्ड शिफ्ट के प्रश्न भी देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो भंवरलाल पवार जी आज शाम को भी हमको प्रश्न देने वाले हैं, तो इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद एक बार। और आपका किसी भी एग्जाम में शिफ्ट है, मतलब किसी भी शिफ्ट में आपका एग्जाम है, तो कमेंट जो आपका ये नंबर दिया हुआ है इस पर आपको अपने प्रश्नों को अपने नाम के साथ में जरूर से जरूर सेंड कर देना है, ये मेरा आपसे निवेदन है। जल्द ही मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एग्जाम एनालिसिस में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।